हेलो एवरीवन और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। श्वासा रोग यानी रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स को हम आयुर्वेदा के नजरिए से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी ना कभी सांस लेने में थोड़ी तकलीफ तो हम सबने महसूस की है ना? लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से यह सिर्फ एक छोटा मोटा सिम्टम नहीं है, ये एक गहरी समस्या का इशारा हो सकता है। तो आइए इस आम सी लगने वाली प्रॉब्लम पर आयुर्वेद का क्या नजरिया है उसे अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले आइए आसानी से समझते हैं कि आखिर ये श्वासा रोग है क्या। इस सेक्शन में हम इसकी बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन और इसकी इम्पोर्टेंस को जानेंगे, ठीक वैसा जैसा हमारे आचार्यों ने बताया है। तो डेफिनेशन बिल्कुल सीधी और साफ है। देखिए, जीवन व्यापार मतलब हमारी लाइफ प्रोसेस, यानी सांस लेने छोड़ने का प्रोसेस। जब इस प्रोसेस में कोई भी कष्ट या दिक्कत आती है, बस उसी को श्वासा रोग कहते हैं। बेसिकली कोई भी ऐसी बीमारी जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाए, वो इस कैटेगरी में आती है। और इसकी सीरियसनेस को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आचार्य चरक ने खुद इसे क्या कहा है? गंभीर प्राणनाशक व्याधि। इसका मतलब अ सीरियस पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। सो ये टॉपिक कितना क्रिटिकल है, ये यहीं से साफ हो जाता है। ओके, तो ये तो समझ आ गया कि श्वासा रोग क्या है और कितना सीरियस है। पर सवाल ये उठता है कि ये होता क्यों है? बॉडी में ऐसा क्या होता है जिससे ये डेवलप हो जाता है? चलिए अगले सेक्शन में इसके निदान यानी कॉजेज और संप्राप्ति यानी इसके पूरे प्रोसेस को देखते हैं। तो इसके जो मुख्य कारण हैं यानी निदान, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये सब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं। जैसे धूल मिट्टी या धुएं वाली जगह पर रहना, बहुत ज्यादा ठंडा पानी पीना, हद से ज्यादा एक्सरसाइज कर लेना या फिर बहुत रूखा सूखा खाना। ये सब छोटी छोटी लगने वाली चीजें एक्चुअली वाता और कफा दोषा को बिगाड़ देती हैं और वहीं से श्वासा रोग की शुरुआत होती है। कॉजेस तो जान लिए, अब बात करते हैं संप्राप्ति की। संप्राप्ति बेसिकली पैथोजेनेसिस है, यानी डिजीज के बनने का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। इसे आसान शब्दों में समझने के लिए सोचिए कि हमारे शरीर के जो चैनल्स हैं, जो रास्ते हैं, उनमें एक ट्रैफिक जैम लग गया है और इस जैम की वजह से सांस लेने का जो मेन हाईवे है वो ब्लॉक हो गया है। और ये स्लाइड उस ट्रैफिक जैम को, उस पूरे प्रोसेस को परफेक्टली दिखा रही है। देखिए, स्टेप 1 है निदान संसर्ग, यानी हम उन कॉजेज के कांटेक्ट में आए। फिर क्या हुआ? स्टेप 2 दोषा प्रकोप। इससे वाता और कफा दोष बिगड़ गए, इम्बैलेंस हो गए। फिर ये बढ़े हुए दोषा क्या करते हैं? स्टेप 3 स्रोतस अवरोध। ये बॉडी के चैनल्स को, उन रास्तों को ब्लॉक कर देते हैं और जब रास्ते ब्लॉक हो गए तो अंजाम क्या होगा? स्टेप 4 श्वासा रोग उत्पत्ति, डिजीज मैनिफेस्ट हो जाती है। देखा कितना लॉजिकल फ्लो है? तो अब जब हमने इसके कारण और प्रोसेस को समझ लिया है तो आगे बढ़ते हैं। आयुर्वेद में श्वासा रोग को एक ही कैटेगरी में नहीं रखा गया है। इसके 5 अलग अलग टाइप्स यानी भेद बताए गए हैं। चलिए उन्हें देखते हैं। इस टेबल को ध्यान से देखिए, यहाँ 5 टाइप्स क्लियर हैं: महाश्वास, ऊर्ध्व श्वास, छिन्न श्वास, तमक श्वास और क्षुद्र श्वास। साथ में ये भी लिखा है कि किस टाइप में कौन सा दोषा डोमिनेंट है। एक चीज नोटिस करने वाली है, देखिए ज्यादातर टाइप्स में वाता दोषा प्रधान है, लेकिन जो तमक श्वास है उसमें कफा दोषा डोमिनेंट होता है। और ये डिफरेंस समझना डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्लान करने के लिए बहुत ही जरूरी है। अब इन 5 में से हम एक पर थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे, वो है तमक श्वास। क्यों? क्योंकि ये सबसे कॉमनली देखने को मिलता है। अगर हम मॉडर्न साइंस से इसको जोड़ें तो इसे हम ब्रोंकियल आस्थमा के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। तो आइए इसके सिम्टम्स को समझते हैं। देखिए, तमक श्वास के सिम्टम्स बहुत स्पेसिफिक होते हैं। इन्हें पहचानना इम्पॉर्टेंट है। इसमें पेशेंट को बैठने से आराम मिलता है, लेकिन जैसे ही वो लेटता है तकलीफ बढ़ जाती है। फिर गले से एक गुरगुर जैसी आवाज आती है जिसे हम व्हीजिंग कहते हैं। और एक बहुत ही खास बात, जब खांसी के साथ थोड़ा सा कफ यानी फ्लेम निकल जाता है तो पेशेंट को थोड़ा आराम महसूस होता है। गर्म चीजें जैसे गर्म पानी या सूप, इन सब से भी आराम मिलता है। ये सब क्लासिक साइंस है तमक श्वास के। एक और जरूरी चीज है प्रोग्नोसिस, मतलब कौन सी बीमारी ठीक हो सकती है और कौन सी नहीं। यहाँ देखिए, क्षुद्र श्वास को आमतौर पर साध्य माना जाता है, यानी ये क्योरेबल है। वहीं तमक श्वास अगर नया नया हो तो उसे कृच्छ साध्य कहते हैं, मतलब ठीक तो हो सकता है पर मुश्किल से।
और जो महाश्वास ऊर्ध्वश्वास जैसे टाइप्स हैं उन्हें असाध्य यानी इनक्यूरेबल माना गया है। ये जानकारी पेशेंट को गाइड करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी समझा है उसको एक क्विक रीकैप कर लेते हैं। ये हैं इस पूरे टॉपिक के सबसे ज़रूरी पॉइंट्स, बिल्कुल एट अ ग्लांस। ओके, सो सबसे पहला पॉइंट, श्वास रोग एक सीरियस रेस्पिरेटरी डिजीज है, इसे लाइटली नहीं लेना है। दूसरा, इसके कारण हमारी डेली हैबिट से जुड़े हैं, जैसे धूल, ठंड, डाइट, जो वाता और कफा दोषा को गड़बड़ कर देते हैं। तीसरा, इसके 5 टाइप्स हैं, जिसमें से तमक श्वास यानी ब्रोंकियल आस्मा सबसे कॉमन है। और आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसके निदान यानी कॉज और संप्राप्ति यानी प्रोसेस को समझना ही इसके सही मैनेजमेंट की चाबी है। तो ये था श्वासा रोग का एक आयुर्वेदिक विश्लेषण। याद रखें, आयुर्वेद के इस ज्ञान को जितनी गहराई से समझेंगे उतने ही बेहतर फिजिशियन बनेंगे और लोगों की सही मायने में मदद कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले विश्लेषण में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।